तो समास का प्रकरण आ रहा है, तो भुआद्यो धातु से क्रि धातु की धातु संज्ञा करके यशस उपपद रहते। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोमेषु नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसमें नियमों की व्याख्या और नियमों में प्रयुक्त प्रत्ययों को उदाहरणों में प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आइए अधिक समय न लेते हुए हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। कहां से कर रहे हैं? क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोमेषु नियम से आज का हमारा विषय प्रारंभ हो रहा है। क्या कह रहा है कि हेतु ताच्छल्य और अनुलोम्य अर्थों में ट प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ट प्रत्यय होता है। हेतु ताच्छल्य और अनुलोम्य अर्थ में ट प्रत्यय होता है। अब इसी कड़ी में आगे एक नियम और आता है, क्री, कमी, कंस, कुंभ, पात्र, कुशा, कर्णिस्वन्वयश्च। नियम क्या कहता है कि क्री धातु, कम धातु, कंस धातु, कुंभ, पात्र, कुशा और कर्ण शब्द परे हो तो आकार से परे विसर्ग और जो विसर्ग अव्यय का न हो के स्थान पर नित्य सकारादेश हो समास में। कहां पर हो सकारादेश? समास में। अब उदाहरण क्या है हमारा? एक तो यशस्करी है, एक श्रद्धा कर है और एक वचन कर है। अब यशस्करी उदाहरण को जब हम सिद्ध करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम क्या बनता है? यश करोति। भुआद्यो धातु से धातु संज्ञा किसकी होगी? क्रि धातु की। किसकी होगी? क्रि धातु की। अब यशस प्लस अम प्लस क्रि प्लस ट, यहां पर समास का प्रकरण आ रहा है। तो समास का प्रकरण आ रहा है तो भुआद्यो धातु से क्रि धातु की धातु संज्ञा करके यशस उपपद रहते। उपपद होने पर क्या? यशस उपपद होने पर क्रियो हेतु ताच्छल्यानु लोमेषु सूत्र से ट प्रत्यय आ जाएगा। अब ट का हमारे पास क्या शेष रहता है? पिछली कक्षाओं में हमने आपके साथ चर्चा की थी, ट की संज्ञा किस नियम से होती है? बताइए जी। बहुत अच्छे। ट की संज्ञा होती है चूटू से। अब जो प्रथम सिद्धि है, प्रथम उदाहरण है, उसके हम प्रत्येक नियम को अच्छे से आपको समझाएंगे। एक एक अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, किस नियम से कौन कौन सा अर्थ होता है। परंतु उसके पश्चात जो शब्द आएगा उसमें जो मुख्य नियम लगेगा केवल उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा प्रयत्न है, अभ्यास है कि कम समय में अधिक विषय को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे आप कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएं। तो ट प्रत्यय होने के बाद अब कृदंत हम पढ़ रहे हैं, जहां पर कृत की इत संज्ञा हो रही है, कृत संज्ञा हो रही है। तो कृदंत के लिए कृदतिंग एक नियम आता है, तो उससे कृत संज्ञा हो जाएगी। अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। तो जब अर्धातुक संज्ञा हो जाएगी तो हमारे पास ट की संज्ञा प्राप्त है चोटू से और तस्य लोप से लोप प्राप्त है। तो ट की संज्ञा करके लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहा? यशस अम क्री अ, ट का अ रह गया शेष। तो सार्वधातुकार धातु कयो से गुण की प्राप्ति है। किसको? री को। क्री के री को। और जब गुण होगा तो उर्ण रपर से रपर भाव भी होगा, और गुण होगा तो क्या होगा? रपर भाव के साथ अर। अब कर प्लस अ बन गया। अब समास का विवरण आ ही रहा था, उपपद मतिंग सूत्र से उपपद समास हो गया। कृत दित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो नियम से सुपों का लुक कर देंगे। अब इसमें सुप कौन से हैं? अब प्रश्न उठता है। यदि हमने सु औ जस अम, ये 21 प्रत्यय हैं तो अम बहुवचन में आता है। तो अम का यहां पर क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। और लुक होने के बाद हमारे पास क्या है शेष? यशस में सकार आ रहा है, कर प्लस अम,
सकार को रुत्व कर देंगे ससजुसो रूह से। अब जब ससजुसो रूह से रुत्व आदेश हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा हमारे पास? बताइए। यशस रू कर, जो किसका आया था? ट का, ट प्रत्यय का आया था, वो कर के र में मिल जाएगा। तो यश रू कर शेष रह गया। अब उपदेश अज अनुनासिक इत से उकार की इत संज्ञा की प्राप्ति हो रही है। उकार की इत संज्ञा भी करनी पड़ेगी, और उकार की जब इत संज्ञा हो जाएगी तस्य लोप से लोप कर देंगे तो यश र कर हमारे पास शेष रहेगा। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा करके खर अवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे। और जब विसर्ग आदेश कर देंगे तो अभी अभी हमने दूसरा नियम पढ़ा था ट प्रत्यय से भिन्न। क्या नियम पढ़ा था? अतः क्री कमी कंस कुंभ पा कुशा कर्षणी स्वन वयश्च सूत्र से विसर्ग को नित्य सकार आदेश हो जाएगा। क्री धातु, कमी धातु, कम धातु आदि में। अब धातु यहां कौन सी है? क्री धातु है। तो क्री धातु है तो विसर्ग को नित्य सकार आदेश हो जाएगा। जो विसर्ग आदेश हुआ था खरावसाने और विसर्जनीय से, तो वहां पुनः दंत्य सकार आ जाएगा। और जब सकार आ जाएगा तो स्त्री प्रत्ययों में एक नियम आता है। क्या नियम आता है? टिड ढाण अय द्व सच दग्नय मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरप। सूत्र से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? गीस प्रत्यय आ जाएगा। और जब गीस प्रत्यय आएगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? गीस का केवल ई। सकार की तो हम हलंत्यम से संज्ञा कर देंगे, और गकार की हम लसत्व तदिते से, क्योंकि लकार सकार और कवर की संज्ञा करता है, तो ई शेष रहता है। और जब ई शेष रहेगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? यशस कर प्लस ई। जब इतना रूप बन जाएगा तो तस्य यचिभम नियम आता है। यचिभम क्या कहता है कि अंत्य आकार की भय संज्ञा हो जाएगी। किसकी? धातु के। और कर धातु क्री धातु थी, कर का कर बना गुण होने के बाद, और ट प्रत्यय का आकार भी इसमें सम्मिलित हुआ तो कर बना। तो यचिभम से अंत्य आकार की भय संज्ञा करके यस्येति च नियम से भय संज्ञक आकार का लोप कर देंगे। तो हमारे पास यशस प्लस करी ये शेष रह जाएगा। और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो यशस करी हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन है? नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे। इसी प्रकार ठीक उदाहरण है हमारा दूसरा श्रद्धा कर। क्या उदाहरण है? श्रद्धा कर। अब श्रद्धा कर में कौन सी धातु है? यहां पर भी क्री धातु है। श्रद्धा उपपद रहते सुपादि प्रत्ययों में आ गया, ट प्रत्यय हो जाएगा। किससे? क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोमेषु से। बाकी सभी कार्य यशस्करी के समान ही है। गुण की प्राप्ति और यह गुण होता है। उपपद समास होता है। समास होने के बाद जब सुपों का लुक होता है तो श्रद्धा प्लस कर शेष रहता है। जैसे यशस्करी में विसर्ग आदेश हुआ था, विसर्ग के बाद पुनः सकार हुआ था, यहां वो कार्य नहीं होंगे। यहां उपपद मतिंग से समास होने के पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपों का लुक होने के पश्चात केवल तो हमारे पास शेष रहता है श्रद्धा प्लस कर। और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देते हैं तो श्रद्धा कर हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आता है वचन कर। क्या आता है? वचन कर। अब वचन कर में कौन सी धातु है? यहां पर भी क्री धातु है। वचनम करोति। क्या है? वचनम करोति। वचन प्लस अम प्लस क्री प्लस ट प्रत्यय किससे आएगा? क्रियो हेतु ताच्छल्या नूलोमेषु नियम से। प्रेत संज्ञा आर्ध धातु संज्ञा बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही चलेंगे। जैसे श्रद्धा कर रूप सिद्ध हुआ है ठीक वैसे ही वचन कर सिद्ध होगा। कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है, गुण भी होगा, अपर भाव भी होगा, समास भी होगा, उपपद। तो इसे आप स्वयं करें। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है एजे खस। कौन सा नियम आता है? एजे खस। अब एजे खस क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा है ण्यंत एज अर्थात कंपना धातु से खस प्रत्यय होता है।
णयंत अर्थात णकार है अंत में, ऐसी एज धातु से कंपन अर्थ में खस प्रत्यय होता है। अब खस प्रत्यय होता है तो इसी कड़ी में एक नियम और आता है। क्या नियम आता है? अरुण द्विषद अजंतस्य मुम। क्या कहता है नियम कि अरुष अर्थात मूर्म, द्विषत शत्रु और अजंत शब्दों को मुम का आगम हो, खिदंत परे रहते अर्थात खिदंत परे रहते, परंतु अव्यय को मुम नहीं होता। किसको नहीं होता? केवल और केवल अव्यय को नहीं होता। और अव्यय किसे कहते हैं? जिसका किसी भी परिस्थिति में रूप ना बदले उसे क्या कहते हैं? अव्यय। अब जैसे संस्कृत में आता है यत्र तत्र कुत्र, तो इनका रूप नहीं बदलता, तो ये अव्यय है। अब उदाहरण क्या है इसमें? जनमेजय, और धातु क्या है इसमें? एजी। एजी धातु है ना। अब हमने पढ़ा था ना एजी खस, ण्यंत एजन एज कंपन अर्थ में धातु से खस प्रत्यय होता है। तो यहां जन्म एजय है से जन्म एजयति, और सनादंता धातु से अण्यदंत एजी धातु की धातु संज्ञा हो गई, अण्यंत है। और एजे खस से खस प्रत्यय हो गया एजी धातु से, जन प्लस अम तो ऊपर रहेगा, और एजी खस से खस प्रत्यय हो गया, और खस का हमारे पास शेष क्या रहेगा? अ। हलंत्यम ते से सकार की हो गई, लसक को तदिते से खकार की हो गई, और अशेष रहा। हमारे पास क्या रूप बना? शेष। जन अम एजी अ, कृत संज्ञा आदि करने के बाद यहां सार्वधातुक संज्ञा होगी। अर्धातु की जगह तिंग शित सार्वधातुकम। सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद कर्तरी शप नियम आता है। क्या नियम आता है? सप नियम आता है। सूत्र से कौन सा प्रत्यय होगा? सप प्रत्यय। और जब सप प्रत्यय होगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? एजी एजी सप अ। और जब एजी सप अ बनेगा तो तिंग सित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा करने के पश्चात हलंत्यम से पकार की संज्ञा हो जाएगी, और लसक व तदिते से सकार की। और जब इन दोनों की संज्ञा हो जाएगी तो हमारे पास शेष क्या रहा? केवल अ। अब खस का भी अ है और सब का भी अ है, दो अ है, तो अतो गुणे से पररूप एकादेश की प्राप्ति हो रही है। और जब पररूप एकादेश होगा तो रूप क्या बनेगा? है जो सबका अ और खस का अ है, इन दोनों को एक अ में मिला देंगे तो एजी अ बन जाएगा। जन अम एजी अ। तो सार्वधातुकार धातु कयो नियम से गुण की प्राप्ति हो रही है। इकार को गुण की प्राप्ति हो रही है, तो क्या हो रहा है? ए गुण क्या होगा? इकार को ए, तो एजे अ, ए जो अयवा यावह से अकार उप अत परे रहते क्या हो जाएगा? अयादेश हो जाएगा। अब अयादेश हो जाएगा एकार के स्थान पर, तो जन अम एजय अरूप हमारा बनेगा। और जब ये रूप बन जाएगा तो उपपद मतिंग नियम से उपपद समास कर देंगे, और प्रातिपदिक संज्ञा किस नियम से करेंगे? कृत तद्धित समासाश्चर्य से। और सुपो धातु प्रातिपदिक नियम से सुपों का लुक करने के बाद हमारे पास शेष रहता है जन एजय अ। अब हमें बनाना क्या था? जन्म एजय। तो अभी अभी दूसरा नियम पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था? आरुर द्विषद अजंतस्य मुम। सूत्र से मुम का आगम हो जाएगा, और मुम का आगम हो जाएगा तो जन मुम एजय अ, हलंत्यम से मकार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप। तो यहां उकार की भी संज्ञा प्राप्त है उपदेश या जननासिक से। ये दोनों कार्य होने के बाद हमारे पास शेष रहेगा जन प्लस म प्लस एजय प्लस अ, और इनको मिला देंगे जनमेजय हमारा रूप बन जाता है। यदि स्वाद्योत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि कार्य भी हो जाएंगे और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को प्रिय वसे
वध खच नियम से प्रारंभ करेंगे। क्या है? प्रिय वसे वध खच नियम से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।